नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, इस युग को विज्ञान का युग कहा जाता है। यानी कि किसी भी देश को तरक्की करना है, आगे बढ़ना है और भारत जैसा कि टारगेट लेकर के चलता है कि अपनी आज़ादी के जब वो 100 वर्ष यानी कि शताब्दी वर्ष को सेलिब्रेट कर रहा होगा, तब वह एक विकसित देश बन जाएगा। और ये कैसे होगा? वह निश्चित तौर पर विज्ञान के भरोसे होगा। और उस विज्ञान की अगर सबसे अद्भुत बात कहें तो निश्चित तौर पर साइंस टेक में कंप्यूटर आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। और सभी देश चाहते हैं कि उसके पास सुपर कंप्यूटर हो, और ना सिर्फ सुपर कंप्यूटर हो बल्कि अधिक से अधिक सुपर कंप्यूटर हो जिसकी क्षमता अधिक हो। और दूसरी बात कि टॉप 500 का एक लिस्ट है, उसमें उनका नाम आ सके, उनके सुपर कंप्यूटर का नाम आ सके। सुपर कंप्यूटर से बहुत तरह के कार्य होते हैं, रिसर्च में आसानी हो सकता है, बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर जो है वहाँ से मदद लेते हैं, आपदा के समय काम कर सकते हैं, स्पेस डिफेंस सभी चीज़ों पर एक तरह से कह सकते हैं कि वो लाभान्वित करता है। तो भारत ने इन सब चीज़ों को देखते हुए नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है। इसमें कोशिश की गई है कि अधिक से अधिक सुपर कंप्यूटर हम लोग तैयार करें, विभिन्न संस्थाओं को इसके साथ जोड़ें। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के जानकारी अभी पार्लियामेंट में मंत्री महोदय ने दिया। और कहा गया कि भारत के पास आज की तारीख में यानी कि अगस्त 2025 की बात की जाए, वहां तक कहा गया कि 37 सुपर कंप्यूटर उपलब्ध हैं। देखिए यहाँ पर यह जानकारी जो है दिया गया है, और विस्तृत क्या क्या बातें हैं जरा इसको समझ लेते हैं। अगस्त 2025 तक भारत ने 40 पेटा प्लॉक्स क्षमता वाले 37 सुपर कंप्यूटर तैनात किए हैं, जो 200 संस्थाओं में 10,000 से अधिक जो रिसर्चर्स हैं उनको मदद कर रहा है। अब राष्ट्रीय कंप्यूटिंग मिशन क्या है, इसके बारे में समझिए। मैंने अभी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वाकांक्षी योजना है, भारत सरकार की प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश को उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग क्षमताओं से सशक्त बनाना है। शुभारंभ कब हुआ इस मिशन का? अप्रैल 2015 में 4,500 करोड़ रुपए के परिव्यय किए गए और इसको लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है कि सुपर कंप्यूटर में भारत की तकनीकी क्षमता को बेहतर किया जाए, रिसर्च डेवलपमेंट यानी कि आर&डी का जो वर्क कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसको बढ़ावा देना, और शिक्षा जगत, उद्योग और सरकारी क्षेत्रों में वैज्ञानिक प्रगति को और भी बढ़ावा देना। इसमें यह सोचा गया कि हम लोग स्वदेशी तरीके से इसका डिजाइन करेंगे, विकास और व्यापक जो इसके पहुंच हैं उसको बेहतर किया जाएगा, आत्मनिर्भर बनने की बात, और सुपर कंप्यूटर के दुनिया में वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में हमारी पहचान बन सके। इन सब चीज़ों के लिए निश्चित तौर पर कई संस्थाओं से संपर्क किया गया, जैसे अगर यहाँ पर बात किया जाए डीएसटी, इसके अलावा सी डैक आपने एक संस्था सुना होगा, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु में स्थित है। इन सबों ने मिलकर के, और मंत्रालय के साथ तो निश्चित तौर पर मंत्रालय होगा ही, ये सारे काम किया गया। अब मैंने क्या कहा कि ये अप्रैल 2015 से इसकी शुरुआत देखने को मिलता है, लेकिन इस मिशन का आगे चल करके विस्तार किया जाता है, इस मिशन का कार्यकाल बढ़ाया जाता है, और कार्यकाल बढ़ा करके 31 दिसंबर 2025 कर दिया गया। यानी कि ये आखिरी महीना होगा। ध्यान रखिएगा, हम दिसंबर के महीना में हैं, 2025 चल रहा है और अभी पार्लियामेंट का सेशन है, यही जानकारी यहाँ पर मंत्री जी ने दिया है। तो ये आखिरी महीना है। अब ये देखना होगा कि क्या इस मिशन का विस्तार यहाँ से भी भारत सरकार करना चाहेगी, ये निश्चित तौर पर एक देखने वाली बात रहता है। प्रश्न यह है कि आखिर ये सुपर कंप्यूटर होता क्या है? जब हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं तब तो समझ में आता है ना? जैसे अगर मोटे तौर पे कहें, अगर सॉफ्टवेयर वगैरह निकाल दें, उससे कुछ ना रहे, सब डिलीट कर दीजिए, फॉर्मेट कर दीजिए, तो क्या होगा? एक डब्बा हो जाएगा, एक टीवी स्क्रीन हो गया। लेकिन जब उसमें सॉफ्टवेयर आता है, इंटरनेट कनेक्शन आता है, दुनिया भर से आप जुड़ते हैं, बहुत सारे डेटा को एक साथ रख सकता है, एक्सेस कर सकते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, फीडबैक, ये सारा सिस्टम चलते रहता है। तो निश्चित तौर पर कार्य करने की जो क्षमता है वो काफी बढ़ जाती है ना। हम आप लैपटॉप लेके बैठते हैं तो आपका की कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। मैं यहाँ आपको पढ़ाने आया तो ये जो पीपीटी है मैंने प्रिपेयर किया ना, तो ये पीपीटी मैंने कहा प्रेजेंटेशन पे किया, वो कहाँ? कंप्यूटर पे किया, लैपटॉप पे किया। कहने का तात्पर्य है कि ऐसे ही सुपर कंप्यूटर के विषय में सोचिए, जो एक ऐसा कंप्यूटर होगा जिसकी कार्य करने की क्षमता आम कंप्यूटर से ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो वो सुपर कंप्यूटर, नाम से ही पता चलता है ना, सुपर कंप्यूटर। यही कारण है कि इसमें सुपर शब्द जोड़ा गया है। तो ये क्या होगा कि हाई
परफॉर्मेंस देखने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाएगा और मुख्य रूप से किन कार्यों में आएगा। आप अगर मान लीजिए मैं चाहूँ कि मेरे को पीपीटी बनाना है, भैया सब बच्चे आज मेरा इंतजार कर रहे हैं, पढ़ाने जाना है, अब मैं कहूँगा नहीं मैं सुपर कंप्यूटर पे पीपीटी बनाऊंगा, तो आपको लगता है बेस्ट है, जाहिर सी बात है उसमें हमारी जरूरत नहीं है। फिर है क्या, क्या जरूरत कर सकते हैं? हाँ, मैं यही कहूँ कि मुझे साइंटिफिक रिसर्च करना है, मुझे ये समझना है कि चंद्रमा के साउथ पोल पर जो हाँ हम पहुंचे हैं वहां के कंडीशंस को कुछ जानना है, हमारे वैज्ञानिक समझे, इसरो के द्वारा ये जानकारी इकट्ठा किया जाए, तो उसमें सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। इंजीनियरिंग के दिनों में हम लोग को सुपर कंप्यूटर के विषय में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता था, क्योंकि वहां पर इंजीनियरिंग में इस चीज की थोड़ी जरूरत होता है, हाई स्पीड वगैरह को लेकर के। तो विश्व का अगर पहला सुपर कंप्यूटर की चर्चा किया जाए तो वह 1964 में बनाया गया, जिसका नाम है CDC 6600। लेकिन विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर अगर कहा जाता है तो वह क्रे 1 है। ठीक है, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया गया नाम है, लेकिन पहला सफल सुपर कंप्यूटर जिसको आधिकारिक तौर पर हम लोग मानते हैं वो क्रे 1 है। तो ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा, कई बार प्रीलिम्स वगैरह में आपको साइंस टेक में पूछा जा सकता है, क्योंकि मंत्री साहब ने मंत्रालय में इसकी जानकारी दिया है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट आगे चल के हो जाएगा। क्रे 1 के आविष्कारक है सैमोर क्रे, उनको सुपर कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, उन्हीं के नाम पर पहले जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम भी यहां पर रखा गया। अब यहां पर राष्ट्रीय मानक प्रबंधन के अंतर्गत सुपर कंप्यूटरों की तैनाती कैसे की गई और उसका क्या यूजेज है इसको समझिए। सिस्टम का विस्तार, ये सिस्टम प्रमुख संस्थान यानी कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIT, CDAC और R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम जिस जिस भी इंस्टीट्यूट में होता है या लेबोरेटरी में होता है या टियर 2 टियर 3 शहर जो है वहां पर स्थापित किए गए। इसकी क्षमता की अगर बात की जाए तो अधिकांशतः प्रणालियां 85 से 90% उपयोग पर कार्य करती हैं और 1 करोड़ से अधिक कंप्यूटिंग कार्य पूरे करती है। अनुसंधान सहायता 1700 PhD शोधार्थियों सहित 10,000 से अधिक शोधकर्ताओं को इसका लाभ भी मिलता है। अनुसंधान क्षेत्र देखेंगे क्या क्या है, जैसे कि मेडिसिन के क्षेत्र में कार्य करना है, दवा में निश्चित तौर पर सुपर कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है। हम अभी मेडिसिन में बहुत अच्छा काम कर भी कहाँ पाया है, खास मतलब मैं पूरी वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूँ, भारत तो खैर नहीं कर पाया है। तो हम चाह रहे हैं कि फार्मास्यूटिकल्स में हम दुनिया को लीड करते नजर आए और धीरे धीरे हमारा मार्केट अच्छा होता भी जा रहा है ना। तो उस हिसाब से भी थोड़ा ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, डिजास्टर मैनेजमेंट करने के लिए इसका सबसे महत्वपूर्ण है, और भारत एक ऐसा जगह है जो मानसून आधारित कृषि को जीता है। तो जाहिर सी बात है, कभी मानसून कम तो सूखा, मानसून ज्यादा तो बाढ़, यानी कि आपदा से हम जूझ रहे हैं, है ना। भारत का अगर प्रायद्वीपीय भारत की कंडीशन को आप देखेंगे तो 3 तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है सुनामी, चक्रवात, तूफान लगा ही रहता है। ऊपर अगर देखेंगे तो प्रहरी के तौर पर हिमालय है, लेकिन वहां से देखिए अभी ठंड आना शुरू हुआ, शीतलहरी शुरू हो जाएगा, बर्फबारी शुरू, और इन सब चीजों के वजह से बहुत सारी समस्याएं होते रहती है, भूस्खलन हो रहा है। अब ये सब चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, इनकी सही से मैपिंग करने के लिए, रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास सुपर कंप्यूटर होना चाहिए। और ये जो आपदाएं आती हैं तो जाहिर सी बात है राष्ट्रीय क्षति करती है, जान माल की भी क्षति होती है। सुपर कंप्यूटर से चीजों की हम अपनी कार्य करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और अपनी जो क्षति है उसको भी कम कर सकते हैं। जलवायु मॉडलिंग की बात कीजिए, आज क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, उसको समझने में सुपर कंप्यूटर चाहिए। हम अपनी ऊर्जा जरूरत का आज भी 80% आयात कर रहे हैं, यानी कि एनर्जी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। मैंने पहले ही कहा कि 2047 तक हम चाहते हैं कि विकसित देश बने, तो एनर्जी सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर बन के आता है। और ऐसे चीजों को लेकर के ऊर्जा सुरक्षा की फिर बात की जाएगी। हम चाहते हैं खगोल विज्ञान में बहुत बेहतर करें, लगातार इसरो नए आयाम छू रहा है। अब जो मैटर साइंस की बात की जाती है, इन सब चीजों में सुपर कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा नॉलेज प्रोडक्टिविटी की बात की जाए तो उसमें अगर आप देखेंगे तो कहा गया कि 1500 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किया गया है, और ये सुपर कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करके। उद्योग में अगर देखा जाए, जैसे आजकल स्टार्टअप्स की काफी बात की जाती है, MSME की बात किया जाता है, इसमें कैसे नवाचार को बढ़ाया जाए, इनोवेशन कैसे किए जाए, इन सब चीजों को समझने के लिए सुपर कंप्यूटर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है,
टॉप 500 की मैंने चर्चा पहले भी किया था इस शब्द को लेकर के। टॉप 500 समझिए, जैसे कि हम कहते हैं कि भैया क्रिकेट खेलने वालों में टॉप 4 में कौन है, टॉप 10 में कितने देश हैं, या कौन सा प्लेयर है, ऐसा है टॉप 500 है। यानी कि दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, उन देशों के पास, सबके पास अपना अपना, बहुतों के पास सुपर कंप्यूटर तो है ही, जैसे भारत के पास 37 है, किसी के पास इससे भी ज्यादा है, किसी के पास इससे कम है। मतलब दुनिया भर में जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं, सभी के क्षमता, परफॉर्मेंस के आधार पर उनको रैंक दिया गया है, और वो रैंक देकर के देखा गया कि टॉप 500 में कौन कौन आ रहे हैं, कौन सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हैं, उसको लिस्ट किया गया है। इसे वर्ष 1993 में शुरू किया गया था, और तब से हर 6 महीने पे इसे अपडेट किया जाता है। उन साइटों को सूचीबद्ध करता है जिसमें दुनिया भर में स्थापित 500 से अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर सिस्टम हैं। प्राप्त किए गए सर्वश्रेष्ठ लिनपैक बेंचमार्क प्रदर्शन का उपयोग कंप्यूटरों की रैंकिंग में प्रदर्शन माप के रूप में किया जाता है। लिनपैक बेंचमार्क कंप्यूटर, जैसे कि मान लीजिए टॉप 10 क्रिकेटर, भारत में क्रिकेट तो सभी समझते हैं, तो वही उदाहरण लेता हूं। रोहित शर्मा भी ओडीआई में नंबर 1 आ गए, तो उनकी रैंकिंग हम बात करते हैं ना, रैंकिंग बात करते हैं तो कैसे रैंकिंग क्या होता है, पॉइंट से, पॉइंट दिया जाता है ना। और विराट कोहली दूसरे पे आए तो सेंचुरी लगातार मारते रहे, तो क्या हुआ, उनके पॉइंट्स बढ़ते रहेंगे, तो रैंक दूसरे नंबर पे, रोहित शर्मा और अच्छा तो पहले नंबर पे। ठीक है, ऐसा है लिनपैक बेंचमार्क कंप्यूटर जो है वो एक तरह से फ्लोटिंग पॉइंट रेट जो है उसका एक मानक होता है। इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि दुनिया भर में जितने भी सुपर कंप्यूटर हैं उसमें से टॉप 500 कौन होंगे, उनका लिस्ट तैयार किया जाता है। और ये ऐसा नहीं कि 3 साल में, साल भर में नहीं, प्रत्येक 6 महीना में ही ये करके बताया जाता है। अब टॉप 500 में भी अगर देखा जाए सबसे तेज 5 सुपर कंप्यूटर कौन है, मतलब मोटे तौर पे मैं ऐसे कहूं कि दुनिया के टॉप 5 सुपर कंप्यूटर कौन है, मेरा ये कहने का तात्पर्य है। यहां पर टॉप 5 सुपर कंप्यूटर, क्या नाम है, किस देश के हैं, वह क्षमता क्या, फ्रंटियर सिस्टम टेनेसी जो कि यूएसए का है, इसके बाद फुगाकू जो कि जापान का है, लूमी जो कि फिनलैंड का है, लेओनार्डो जो कि इटली का है, और समिट ये भी यूएसए का है। मामला समझ लीजिए, यानी कि ये हो गया यूएसए, ये हो गया यूएसए, 2 अमेरिका के पास हो गया, और फिनलैंड और इटली 2 हो गया यूरोप का, और 1 हो गया एशिया का जापान। बाकी दूर दूर तक कोई नहीं है टॉप 5 में, चीन भी नहीं है, ठीक से देखिए। तो ये चीजें यहाँ पर, और भारत भी नहीं है, तो भारत निश्चित तौर पर कोशिश करेगा, पहली कोशिश था कि टॉप 500 में आ जाए, फिर टॉप 5 में निश्चित तौर पर जाना चाहिए। अब एक प्रश्न आपके मन में चल रहा होगा ना कि टॉप 500 की आपने चर्चा की, और आपने कहा कि दुनिया भर में जो सबसे बेहतर फास्ट सुपर कंप्यूटर है उसको लिस्टिंग किया जाता है। मेरे को आप ये बता दो कि भारत के कितने ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं, क्योंकि भारत में अभी अभी कहा कि भाई 37 हो गया है, तो कितने हैं जो टॉप 500 में आते हैं, या वो एक भी आता है कि नहीं। तो देखिए ऐसा नहीं है कि एक भी नहीं हो, टॉप 500 तो छोड़ दीजिए, हमारा सुपर कंप्यूटर बहुत अच्छा है, और टॉप 100 में भी एक आ गया है, उसका नाम हम लोगों ने रखा एरावत। एरावत मतलब समझते हैं ना, एलिफेंट, हाथी, इतना दमदार मजबूत होता है, एकदम घुमा के शेर को भी शुरू में फेंक देता है, वैसा ही। तो ये क्या है, एआई सुपर कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये कितने स्थान पर है, 75वें स्थान पर, 75 में। परम सिद्धि एआई सुपर कंप्यूटर कितने पर है, 131वां। प्रत्यूष जो है 169 में, और मिहिर जो है 316वें स्थान पर। ये ध्यान रखिएगा, ये 5 हमारे पास है दोस्तों सुपर कंप्यूटर जो टॉप 500 में जगह बनाया हुआ है। भारत में सुपर कंप्यूटर की चर्चा कर लेते हैं, अब इतना दुनिया भर का जाने ही तो थोड़ा भारत के बारे में तो जानना चाहिए है? लिस्ट दे दूंगा मैं, 37 का लिस्ट अभी मैं दूंगा। आज ही पार्लियामेंट में मिनिस्ट्री के तरफ से ये बात बताया गया है, भारत सरकार के द्वारा आंकड़ा दिया गया है, तो आपको भी मैं बता ही दूंगा कि कौन कौन 37 है, थोड़ा सा और समय दे दीजिए। भारत में सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है परम शिवाय, परम 8000 भी इसका नाम कहा जाता है। तो ये दोनों कहीं लिखा रहे तो मान के चलना, सुपर कंप्यूटर की काफी चर्चा है, प्रीलिम्स अभी से 6 महीने दूर है यूपीएससी का, तो ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है, तब आप ना हो कि आप पढ़ने लग जाएं। देखिए ये सारी फैक्चुअल इसलिए बता रहा हूं, इसे विजय पांडुरंग भाटकर ने 1991 में बनाया था, है ना। इसके अलावा इन्हें भारतीय सुपर कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ
सुपर कंप्यूटर इन इंडिया विजय पांडुरंग भाटकर। जर्मनी में हुए इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस जो कि ISC 2023 का है, उसमें भारत के AI सुपर कंप्यूटर एरावत एरावत जो है 75वां स्थान पे रहा है टॉप 500 में, है ना। तो ये 75वां स्थान लिया कहां पर, जर्मनी में ISC 2023 के कॉन्फ्रेंस में। AI सुपर कंप्यूटर एरावत CDAC पुणे में स्थापित है। ये महत्वपूर्ण है, कहां पर है, CDAC पुणे। तो ये स्टार लगाइए, जो सबसे महत्वपूर्ण है, शक्तिशाली, वो वहां पर रखा गया है। ये रहा आपके लिए लिस्ट, है ना। यहां पर आप देखेंगे कि क्रम संख्या बताया गया है। इसके अलावा राज्य केंद्र शासित प्रदेश की कहां पर वो तैनात है, किस राज्य में, किस संस्था के अंतर्गत सुपर कंप्यूटर क्या है, गणना क्षमता उसकी कितनी है और किस साल तैनात किया गया है। 2000 से 17 से हम यहाँ पर देखना शुरू करते हैं कि किस तरह से चीजें देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, IIT-BHU वाराणसी में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, और इसके अलावा भी यहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, ये सब सारे राज्य देखने को मिलेंगे। बहुत सारे IIT में खास करके रहेंगे। परम नाम से ज्यादा सीरीज है, खास करके ये परम रुद्र वाला जो है, ये ध्यान रखिएगा, ये एडवांस माना जा रहा है। किस ईयर में आया था ये वाला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लिस्ट मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है, जो यहाँ पर आपको जानना चाहिए। मैंने पहले भी कहा कि प्रीलिम्स 6 महीना दूर है, तो जाहिर सी बात है अभी सुपर कंप्यूटर की काफी चर्चा चल रही है। 31 दिसंबर 2025 जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसका विस्तारित चरण है, जो विस्तार किया गया था वो भी अंत हो रहा है। अब अगर ये 31 दिसंबर 2025 से भारत सरकार इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाती है, तब भी आपके UPSC के प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस टेक में। और करंट अफेयर्स के हिसाब से कंप्यूटर साइंस में, IT सेक्टर में देखा जाए, चूंकि टॉपिक है आपके सिलेबस में ये, और अगर इसके सेशन को विस्तार दे दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा फिर से, तब भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तो जितने सारे चीजें मैंने बताया है, कहीं से भी एक प्रश्न रह सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको तैयार कर लीजिए ताकि आपसे वो प्रश्न छूट ना जाए। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।